नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग उदारवाद क्या है, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता क्यों कहते हैं, जॉन लॉक उदारवाद का जनक क्यों है, उसके बारे में। उदारवाद लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो लिबरलिज्म होता है, जो उदारवाद होता है, वो किस पे ज़्यादा बल देता है? ये देता है सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता पे बल देता है। और स्वतंत्रता का अर्थ अगर उदारवाद के अकॉर्डिंग हम देखें तो उदारवाद ये कहना चाहता है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? संपत्ति। क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। और जो संपत्ति मिलेगी तो वो लोग स्वतंत्र माने जाएंगे। तो हम ये कहे कि उदारवाद किस पे ज़्यादा बल देते हैं? स्वतंत्रता पे बल देते हैं। और स्वतंत्रता का अर्थ यदि हम देखें तो वो उदारवाद जो लोग होते हैं वो संपत्ति को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो और ये जब संपत्ति बढ़ रही है, स्वतंत्रता मिल रही है उन लोगों को, तो ध्यान दें कि ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार जो बनती है, जो राज्य जो बनता है, ठीक है, राज्य और सरकार का काम क्या है कि वह लोगों को क्या प्रदान करे? स्वतंत्रता प्रदान करे। इस स्वतंत्रता में, इस संपत्ति के अंदर, समझ में आ गया? तो इस स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद जो लोग होते हैं, उदारवाद जो विद्वान होते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि राज्य को, सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। किस में? स्वतंत्रता में, लोगों की स्वतंत्रता में। कम से कम, कम से कम मतलब न्यूनतम, या तो करना ही नहीं चाहिए, यदि करती है सरकार, राज्य करता है हस्तक्षेप, तो कम से कम न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? उदारवाद कहते हैं। और उदारवाद की एक विशेषता होती है नकारात्मक राज्य, मतलब राज्य क्या है कि न्यूनतम हस्तक्षेप करे, उसको नकारात्मक राज्य कहते हैं, उसको नकारात्मक सरकार कहते हैं। तो उदारवाद देखा जाए तो उदारवाद के कई रूप होते हैं। मुख्य रूप से परंपरागत उदारवाद होता है, जिसको अपन नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। आधुनिक उदारवाद होता है, नव उदारवाद होता है, और एक समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवादी, ये भी उदारवाद के अंदर ही आते हैं। परंपरागत उदारवाद को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? नकारात्मक उदारवाद। और हम जिसकी बात कर रहे हैं, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग उदारवाद क्या है? तो जॉन लॉक क्या है कि परंपरागत उदारवाद का समर्थन करता है, यानी कि परंपरागत उदारवाद जो है उसी का ही उसी के बारे में वह चर्चा करता है। इसको अपन नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। तो ध्यान दें, आपसे पूछा जा सकता है कि परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद का समर्थन किसने नहीं किया, ठीक है। तो आप याद रखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ, जॉन लॉक और जेफरसन, ये ऐसे विद्वान हैं जो एक तरह से हम इसको शास्त्रीय उदारवाद भी कह सकते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। तो ठीक है, ये आप चार विद्वान आप याद रखना, ये परंपरागत उदारवाद के क्या है? समर्थक है। और जिसमें उदारवाद का जनक देखा जाए तो वो जॉन लॉक को कहा जाता है, और इन लोगों ने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। और आपको पता है जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर जेफरसन ने, मेडिसन और जेफरसन ने अमेरिका के संविधान में कुछ लिखते हैं, और वहाँ पर ये कहते हैं कि उनके विचारों से प्रभावित होकर ये कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और सुख ये क्या है? प्राकृतिक अधिकार है, ये छीने नहीं जा सकते। इस प्रकार की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, लिबरलिज्म का जनक कहा जाता है, उसको पिता कहा जाता है। आखिर क्यों? वह कारण क्या है? ठीक है, यानी कि इन लोगों ने ऐसा किया, यानी इन सब की विचारधारा अलग अलग है। सभी ये जो उदारवाद है उनकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन इनसे इसने क्या किया कि इसको, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। ऐसी वो कुछ चीज़ें कौन सी है जो इसको उदारवाद का जनक बनाती है? अब हम चर्चा करेंगे कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक क्यों कहते हैं, वो कौन से कारण है जिनके कारण उदारवाद का जनक कहा जाता है या पिता कहते हैं। देखो, उदारवाद जो होता है, मैंने बताया आपको, वो सबसे ज़्यादा किसका समर्थन करते हैं? स्वतंत्रता पर बल देते हैं। और स्वतंत्रता
कि मनुष्य के पास स्वतंत्रता कब रहेगी, जब उनके पास पैसा रहे, कुछ पैसा धन दौलत रहेगा। तो उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता की आड़ में हम ये कह सकते हैं कि पूंजी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, वो स्वतंत्रता के समर्थन है। और राज्य को ये कहना चाहते हैं, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि लोगों की संपत्ति, लोगों की स्वतंत्रता पर, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पे कम से कम हस्तक्षेप करे, या तो करे ही नहीं या करे तो कम से कम हस्तक्षेप करे। तो वो लोग जो स्वतंत्रता का मतलब यहाँ संपत्ति से इसका ज़्यादा अर्थ है दोस्तों, तो ये स्वतंत्रता पे ज़्यादा बल दे रहे हैं। और न्यूनतम हस्तक्षेप जो यानी कि जो राज्य है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर न्यूनतम हस्तक्षेप करे, राज्य को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसको नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। इसीलिए नकारात्मक उदारवाद यानी कि जो लोग ने उदारवाद दिया उसे हम शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने लेसेज फेयर की नीति अपनाई थी, हस्तक्षेप की नीति। और जो सामाजिक समझौता किया गया था, तो सामाजिक समझौते में जो लोगों के अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उनकी सुरक्षा करने के लिए अधिकार बने रहे, इसीलिए सामाजिक समझौता किया था। और वो सामाजिक समझौता सहमति पर आधारित हुआ था। और सहमति का मतलब कि जो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार थे उनकी राज्य जो या सरकार उनकी क्या है, सुरक्षा करे। तो यह था सहमति पे शासन, ठीक है। और संवैधानिक शासन यानी कि लोगों ने जो बना रखा है, जो सिस्टम बनाया सामाजिक समझौता में, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, शासन करेगा। सीमित संप्रभुता यानी कि राज्य का काम क्या रहेगा, एक ही काम रहेगा कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, इतना ही काम रहेगा, बाकी काम नहीं रहेगा। तो वो सीमित संप्रभुता की बात करता है कि राज्य, इसलिए सीमित संप्रभुता का जनक भी कौन हो गया, जॉन लॉक हो गया। श्रम का सिद्धांत, जॉन लॉक ये कहता है हम जो श्रम पैसा कमाते हैं और उसमें जो श्रम लगा देते हैं, और श्रम के द्वारा जो पूंजी कमाई जाती है वो क्या होती है, निजी, वो क्या होती है, अपनी निजी होती है, ठीक है। तो इसीलिए तो कहता है कि संपत्ति पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह है श्रम का सिद्धांत। और श्रम का सिद्धांत भी दिया था कि राज्य और सरकार संपत्ति के ऊपर किसी प्रकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करे। स्वतंत्रता पर तो वो करेगी नहीं सरकार, लेकिन संपत्ति पर भी उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो ये कहता है कि जो पूंजी होती है वो उसको बड़ी मेहनत के साथ, श्रम के साथ लोग कमाते हैं, तो वह उसकी निजी ही रहनी चाहिए। सहिष्णुता पर पत्र, सहिष्णुता, प्यार की भावना, भाईचारे की भावना, इस तरह की वो बात करता है कि लोग प्यार से रहे, भाईचारे से रहे। तो ये सहिष्णुता पर जो पत्र है, ये जो बुक है, ये उनकी बुक भी उनको उदारवाद के बारे में बताती है कि जॉन लॉक क्या है, उदारवाद है। उस सहिष्णुता पर जो पत्र है, ए लेटर द कंसर्निंग द टॉलरेशन है, ये 4 प्रकार के लिखे जाते हैं, 4 पत्र लिखे जाते हैं। और चारों पत्रों में क्या है, सहिष्णुता के बारे में बात करता है कौन, जॉन लॉक, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद क्यों है। एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि जॉन लॉक शास्त्रीय उदारवाद है, परंपरागत उदारवाद है। जॉन लॉक शास्त्रीय उदारवाद, जॉन लॉक जो है शास्त्रीय उदारवाद है, और नकारात्मक उदारवाद का जनक कहलाता है, शास्त्रीय उदारवाद का जनक कहलाता है। इसके समर्थक आपने देखा जेफरसन है, जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, ठीक है, ये इनके समर्थक है। और कौन कौन से वो कारण हैं कि जिनको जॉन लॉक को क्या कहते हैं, उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये इतना ही है उदारवाद के अंदर। और इसी उदारवाद के कारण ही जॉन लॉक को क्या कहते हैं, व्यक्तिवादी। क्या कहते हैं, व्यक्तिवादी कहते हैं कि इन सभी विचारों में वो कहीं ना कहीं क्या है, व्यक्ति को केंद्र मान रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति को क्या है, केंद्र मान रहा है, ये व्यक्ति है। तो
जितने भी जो जॉन लॉक ने जो विचार दिया, इन सारे विचारों के अंदर जो मुख्य जो केंद्र रहेगा वो कौन रहेगा? व्यक्ति रहेगा, जनता रहेगी। देखो सहमति पे शासन, और सहमति कौन दे रहा है? जनता दे रही है कि आप जो सरकार में जो काम करेगा, आप जो काम करेगा वो जनता की सहमति के आधार पे काम होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीमित संप्रभुता क्यों दी? ताकि लोगों के अधिकार बने रहे। तो ये है व्यक्ति क्या है? केंद्रित हो गया। सहिष्णुता, ये भी व्यक्तियों के ऊपर लागू रहता है कि लोग भाईचारे और सहिष्णुता रहे। न्यूनतम हस्तक्षेप, कि लोगों की स्वतंत्रता पर न्यूनतम हस्तक्षेप करे। ठीक है, और स्वतंत्रता पे बल दिया। तो कहीं ना कहीं जो है जॉन लॉक के जो विचार है वो क्या है? व्यक्तिवादी है, और इसीलिए उसको उदारवाद का जनक कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जॉन लॉक को व्यक्तिवादी क्यों कहते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही।